अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। माई सेल्फ हमज़ा खान लोधी और आज हमारी CSS सीरीज़ की 16वीं वीडियो होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट फिट, यूज़र सेलेक्ट, स्क्रॉल बिहेवियर, प्रिंट मीडिया एंड इम्पॉर्टेंट। नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी सबसे पहले प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट फिट। The CSS object fit property is used to specify how an image should be resized to fit its container। यहाँ पर बात हो रही है इमेज फिट होने की। तो इमेज ये HTML जो हम लोग इमेज टैग से इमेज लगाते हैं वो वाली इमेज है, ताकि जो हम लोग CSS बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं उस इमेज की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो हम लोग HTML से इमेज टैग से इमेज लगाते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाते, या तो वो इमेज खिंच जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, या वो कंप्लीट दिख नहीं रही होती है, मैं कहीं से कट रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी है जो कि इस मसले को रिजॉल्व करती है। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं, फिल, कंटेंट और कवर। और इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनसे हम लोग फिर अपनी इमेज को एक गुड लुकिंग दिखा सकते हैं, एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस दे सकते हैं और फिर इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ऐसे आपने प्रॉपर्टी देनी है और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो है यूज़र सेलेक्ट। द यूज़र सेलेक्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर द टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड। यहाँ पर क्या है कि जो यूज़र सेलेक्ट है ये क्या करता है, क्या यूज़र को यहाँ पर परमिशन देता है या मना कर देता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने से या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने से वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ये 1 2 3 4 4 वैल्यूज है हमारे पास, और इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग यूज़र को परमिशन दे सकते हैं, जो विजिटर है उसको परमिशन दे सकते हैं कि वो किसी चीज़ को सिलेक्ट करे या कॉपी कर सके सिलेक्ट करके, या हम उसको ये बिल्कुल मना कर देंगे नन के ज़रिए कि वो कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हैं और हाइफन का इस्तेमाल करना है, स्पेस नहीं देनी है आपने। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास स्क्रॉल बिहेवियर। The scroll behavior property specifies whether to smoothly animate the scroll position instead of a straight jump when the user click on a link within a scrollable box। तो ये क्या करता है, ये जो स्क्रॉल बिहेवियर है असल में जब हम लोग मैंने जब एंकर पढ़ाया था HTML सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको लिंक्स लगा के दिखाया था कि हम टॉप पे एक लिंक लगा सकते हैं और उसको दबा के हम लोग किसी पेज के स्पेसिफिक पार्ट पे आ सकते हैं नीचे की तरफ, या नीचे लिंक लगा सकते हैं हम लोग स्पेसिफिक पार्ट ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक हो रहा था तो वो एकदम से स्ट्रेट जंप लेके नीचे आ रहा था या स्ट्रेट जंप लेके सीधा ऊपर जा रहा था। एक स्मूथ एनिमेशन नहीं हो रही थी, ना हमें पता चल रहा था कि वो स्क्रॉल ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल बिहेवियर से क्या कर सकते हैं कि उसको एक स्मूथली एनिमेशन के जरिए स्क्रॉल करा सकते हैं, यानी कि जब वो ऊपर क्लिक करेगा यूज़र तो एक स्मूथली एनिमेशन के साथ वो नीचे आएगा, या नीचे क्लिक करेगा तो एक स्मूथली एनिमेशन के साथ ऊपर जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनिमेशन दे सकते हैं स्मूथली स्क्रॉल की। यहाँ पर हमारे पास दो ही वैल्यू हैं। ऑटो ऑटो में क्या होगा कि वो क्लिक करेगा तो एकदम से ऊपर, यानी कि स्ट्रेट जंप ऊपर चला जाएगा और स्ट्रेट जंप नीचे आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि स्क्रॉल किया। और दूसरी है स्मूथ, तो स्मूथ से क्या होगा कि वो स्मूथली एनिमेशन के साथ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है और वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ गई प्रिंट मीडिया। दी एट द रेट प्रिंट मीडिया रूल स्पेसिफाइज स्टाइल दैट शुड बी अप्लाइड when a document is printed, allowing customization for better print formatting। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रिंट मीडिया है वो हमें मदद देता है स्टाइल करने में जब यूज़र हमारी वेबसाइट को प्रिंट करे। यहाँ पर स्क्रीन ना लिख के आपने प्रिंट लिखना है। मैंने जो रिस्पॉन्सिव की जो पढ़ाई थी @मीडिया स्क्रीन लिख रहे थे हम लोग वहाँ पर, यहाँ पर आपने वैसे ही सब कुछ लिखना है, सिर्फ यहाँ पर आपने स्क्रीन की जगह प्रिंट लिखना है और कर्ली ब्रैकेट लगा के आप जो भी स्टाइल करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ज़्यादा इधर न्यूज़ की वेबसाइट में इस्तेमाल हो सकता है कि हम लोग जो क्या कर सकते हैं, जैसे यूज़र प्रिंट करे हमारी वेबसाइट को Ctrl+P दबा के, तो हम लोग हेडर जो है वो रिमूव कर सकते हैं, साइड बार रिमूव कर सकते हैं और फूटर रिमूव कर सकते हैं, और अपना जो एक न्यूज़ है उसको एक बेटर तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया है, ये भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में। इसके अलावा हमारे पास आ गया यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या करता है, द इम्पॉर्टेंट रूल इन CSS इज यूज टू एड मोर इम्पॉर्टेंस टू अ प्रॉपर्टी या वैल्यू व्हेन देन नॉर्मल।
बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर रेड दिया और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया इम्पॉर्टेंट। तो जब मैंने सेलेक्टर्स पढ़ाए थे HTML की, जो मेरे ख्याल से पहली या दूसरी क्लास थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि आईडी की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, फिर उससे कम वैल्यू जो है वो क्लास की होती है, उससे कम जो है हमारी एलिमेंट सेलेक्टर की होती है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग स्टाइलिंग करते करते किसी एक ही एलिमेंट को हम लोग आईडी से भी स्टाइल कर रहे हो और उसको एलिमेंट सेलेक्टर से भी स्टाइल कर रहे हो, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमने स्टाइल दिया है वो दोनों तरफ एक है, यानी कि मैंने बैकग्राउंड कलर आईडी के अंदर भी दिया है और बैकग्राउंड कलर मैंने एलिमेंट सेक्टर में भी दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट सेक्टर का जो बैकग्राउंड कलर है वो लगे, क्योंकि एलिमेंट सेक्टर की वैल्यू कम होती है और आईडी की ज़्यादा होती है, तो वो आईडी को ही कलर लगाएगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आईडी का कलर ना लगे, बल्कि हमारा जो एलिमेंट सेक्टर से मैंने सेलेक्ट किया है उसका कलर लग जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर एक्सक्लेमेशन डालूंगा और इम्पोर्टेंट लिख दूंगा, तो वो क्या होगा कि आईडी में जो स्टाइल लिखा हुआ है वो नहीं लगेगा, बल्कि बैकग्राउंड कलर एलिमेंट सेलेक्टर वाला लग जाएगा। कैसे लगेगा वो हम सारा प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो यहाँ से हमारी होगी प्रेजेंटेशन ख़त्म, और अब मैं करता हूँ कि अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक फाइल बना लेता हूँ, 3 हाइफन 3 डॉट, और वेलकम स्क्रीन को बंद कर देते हैं। यहाँ से साइड बार को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक टेम्पलेट लिख लेते हैं HTML का। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्किल पेज, स्टाइल टैग लगा लेते हैं। इसके अंदर CSS की बेसिक बॉयलरप्लेट, यानी कि मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख लिया मैंने, और इसको कर लेते हैं गो लाइव। तो यहाँ पर एक गो लाइव हो गया। इसके लिए इस टाइटल में आ गया क्लास 16 आ गई। मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, और सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी जो थी वो हमारी थी, तो दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट की थी, ये ऑब्जेक्ट फिट। तो ऑब्जेक्ट फिट करने के लिए हमें सबसे पहले एक इमेज चाहिए, और इमेज को हमने एक कंटेनर में डालना है। मैं क्या करता हूँ कि हैश बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ से बॉक्स लेके मैं इसके अंदर एक इमेज डाल देता हूँ, और बॉक्स को थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हैश बॉक्स, और मैं इसको विथ कुछ 500 पिक्सल दे देता हूँ, और हाइट भी इसी तरह 500 पिक्सल दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको हम लोग रेड दे देते हैं, और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल का सॉलिड, और इमेज लगा देते हैं यहाँ पर SRC में। इमेज हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, जो पिछली वीडियोस में मैंने यूज़ की, garden.jpg। इसको सेव करता हूँ, और अब आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, और देखेंगे ये इमेज कितनी बड़ी दिख रही है। मैं अभी के लिए इमेज कमेंट आउट करता हूँ, पहले मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ बॉक्स कितना दिख। तो ये हमारा कुछ बॉक्स दिख रहा है 500 बाय 500 पिक्सल का। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि इमेज पहले मैं यहाँ से कमेंट से हटा देता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इमेज ये काफ़ी बड़ी दिख रही है। मैं यहाँ पर इमेज को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर IMG लिखता हूँ, और यहाँ पर विथ, यहाँ पर इसको 100% दे देते हैं। और ये 100% किसका लेगा, बॉक्स का, क्योंकि ये बॉक्स का चाइल्ड है। तो मैं इसको हाइट भी 100% दे देता हूँ इसी तरह। अब मैं देखता हूँ तो किस तरह दिख रही है हमारी इमेज कुछ इस तरह दिख रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रेच हो गई इमेज, खिंच गई है, और जो वर्टिकली है वो स्ट्रेच हो गई। देखिए ऐसे खिंच गई है हमारी इमेज, उससे गई है थोड़ी। मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ कि मेरी ओरिजिनल इमेज हमारी किस तरह की है। कुछ इस तरह की हमारी यहाँ पर देखें इमेज है, और मैं यहाँ से ब्राउज़र में आता हूँ। ये देखें, ये इमेज है कुछ, ये काफ़ी खिंच गई है इमेज। देखें कितनी खूबसूरत इमेज है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये रिस्पॉन्सिव तो बिल्कुल नहीं है, तो अब मुझे इसको क्या करना है कि एक गुड लुकिंग दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट फिट लगा सकता हूँ यहाँ पर, और मैं लगा सकता हूँ कवर। तो कवर बेसिकली क्या करता है कि कवर से आपको समझ आ रहा होगा, कवर करेगा हमारे एलिमेंट को। तो बॉक्स को जैसे ही वो कवर करेगा, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारी इमेज जो है वो साइडों से कट सकती है, और हमारा बॉक्स पूरा जो है कवर हो जाएगा, कहीं से भी स्पेस नहीं बाकी रहेगी। ये हमारा बॉक्स जो है वो कवर हो गया। देखें इमेज बिल्कुल भी खींची नहीं है, बल्कि इमेज जो है वो साइडों से कट गई है। अगर मैं आपको कंप्लीट इमेज दिखाऊँ, यहाँ पर कंप्लीट इमेज दिखाऊँ, ये देखें, तो ये कंप्लीट इमेज कुछ इतनी है। और यहाँ पर देखें
ये काफ़ी कट गई इमेज यहाँ से, ये 2 फ्लावर्स है और ये 2 फ्लावर्स के बाद यहाँ से इमेज हमारी कट गई है। देखें 2 फ्लावर्स और ये 2 फ्लावर्स के बाद इमेज हमारी, इतनी इमेज हमारी यहाँ से कट गई है। तो इसने इमेज को तो काट दिया, लेकिन इमेज को ना ख़राब होने दिया इसने, और ना ही इसने हमें इमेज को यहाँ से जो है वो स्ट्रेच किया है। और मैं अगर आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊँ इसको, देखें ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। तो ये एक वैल्यू होगी कवर, दूसरी मैं यहाँ पर लगाता हूँ कंटेंट। तो कंटेंट बेसिकली क्या करती है कि जो हमारी इमेज है उसको कम्प्लीटली दिखाएगी, और अगर कहीं स्पेस रह जाती है तो उसको ब्लैंक छोड़ देगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारा इतना पार्ट जो है वो ऊपर और नीचे से यानी कि टॉप और बॉटम से जो है ब्लैंक हो गया है, और इमेज इसने हमें कम्प्लीटली दिखाई है, पूरी इमेज दिखाई है। देखें यहाँ पर ये 2 फ्लावर्स के बाद यहाँ पर एक फ्लावर्स पे हमारी इमेज खत्म हो रही है। यहाँ पर देखें एक फ्लावर के बाद हमारी इमेज यहाँ पर खत्म हो रही है। तो ये कंप्लीट इसने इमेज दिखाई है, और इमेज को हमारी जो बाकी हिस्सा बॉक्स का रह गया था उसने इसने ब्लैंक छोड़ दिया है। अगर मैं यहाँ से इसकी विड्थ हटाऊँ और यहाँ पर देखें हमारी इमेज अब पूरी होगी, क्योंकि विड्थ इसकी खत्म हो गई। और अगर मैं इसी तरह हाइट हटाऊँ तो यहाँ पर देखें इसने बिल्कुल नीचे से यहाँ से छोड़ दिए बॉक्स को हमारे। तो ये कुछ जो कंटेंट है वो इस तरह वर्क करता है। और इसके अलावा हमारे पास है फिल। फिल अगर मैं लगाऊंगा तो फिल क्या करेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा जिस तरह वो वर्क कर रही होती है। स्ट्रेच होकर इमेज हमारी दिख रही होती है तो वो बिल्कुल फिल कर देगा, और कहीं से इमेज ना कटेगी, ना इमेज हमारी कटेगी और ना हमारा जो खाली रहेगा कहीं से एलिमेंट बॉक्स जो है हमारा। तो इसने क्या किया, इस वजह से हमारी इमेज जो यहाँ पर स्ट्रेच हो गई है। तो मैंने तो ये कभी फिल इस्तेमाल नहीं किया, कवर और कंटेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं वापस इसको कवर कर देता हूँ, ये कवर हो गई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है यहाँ पर। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर यूज़र सेलेक्ट। तो मैं इसी के साथ क्या करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा पैराग्राफ ले लेते हैं हम लोग, और इसके अंदर मैं लारम ले लेता हूँ। और ये पर हमारे पास पैराग्राफ है। मैं आपको दिखा देता हूँ पैराग्राफ किस तरह दिख रहा है। तो पैराग्राफ में कुछ हमारे पास ये पैराग्राफ दिख, तो रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास अभी सिलेक्ट हो रहा है। मैं देखो इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये बिल्कुल सही सिलेक्ट हो रहा है, कोई मैं यहाँ पर परेशानी नहीं है सिलेक्ट करने में। और मैं अगर सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करूँ, कॉपी यहाँ पर जाके मैं पेस्ट करूँ तो पेस्ट भी हो रहा है। और मैं इस इमेज को यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यूज़र सेलेक्ट किस तरह वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जो अपना हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर था, मैं इसके अंदर यूज़र सेलेक्ट लगाता हूँ, यूज़र सेलेक्ट, और मैं लगाता हूँ यहाँ पर नन। यहाँ ऑटो लगाते हैं सबसे पहले, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट भी हो रहा है। ऑटो में बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी वैल्यू यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा हमारे पास आ रही है नन, टेक्स्ट और ऑल। नन देख लेते हैं नन किस तरह वर्क कर रहा है। नन में होगा क्या होगा कि यूज़र कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकता। मैं आपको दिखाता हूँ कि यूज़र यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकता। देखें मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो नन बेसिकली कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकता यूज़र उसमें। और मैं इसके अलावा यहाँ पर लगाता हूँ टेक्स्ट, उसमें क्या होगा कि वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता है। ये देखें टेक्स्ट को उसने सिलेक्ट कर लिया है, टेक्स्ट को उसने सिलेक्ट कर लिया है। और मैं अगर लगाता हूँ ऑल, अब क्या होगा, देखिए सारी चीज़ों को उसने सिलेक्ट कर लिया है। देखें एक ही क्लिक पे उसने, वन क्लिक मैंने किया और सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई यहाँ पर। एक क्लिक पे इसने सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया है। तो यूज़र सेलेक्ट जो है वो काफ़ी इस तरह वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर अक्सर नन यूज़ कर रहा होता हूँ अगर मैंने यूज़ करना हो तो, कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि भी हमारी वेबसाइट से कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर पाता। अब मैं यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है यहाँ पर स्क्रॉल बिहेवियर। तो स्क्रॉल बिहेवियर काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रॉपर्टी है ये, और स्मूथली एनिमेशन हमें बनाने में मदद देती है। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पहले सबसे पहले लिंक लगाना पड़ेगा जिसके ऊपर मैं जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर एंकर लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ CLI, एक क्लिक। एंकर को हम लोग कर लेते हैं स्टाइल एंकर, और मैं यहाँ पर स्टाइल कर लेता हूँ इसको। मैं इसको एक फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर।
फॉन्ट फैमिली ले ली हमने यहाँ पर। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको स्टाइल करना है। यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर देता हूँ उसकी, डन। और इसका कलर जो है ब्लैक कर देते हैं। फॉन्ट साइज का कर देते हैं समथिंग अराउंड 30 पिक्सल। फॉन्ट वेट इसका कर देते हैं 400। तो देखते हैं किस तरह दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है हमारे पास। ये क्लिक करने वाला हमारे पास बटन बन गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स ले लेता हूँ, तो कॉपी करता हूँ। और ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ बन गया है। मैं इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ, थोड़ा स्टाइलिंग कर लेता हूँ ताकि थोड़ा स्क्रॉल बार जो है वो बढ़ जाए। मैं यहाँ पर पी लेता हूँ और इसको थोड़ी मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ, यानी कि फॉन्ट साइज जो है वो कुछ 30 पिक्सल कर देता हूँ। ये फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो गया, कुछ इतना दिख रहा है हमें। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक H2 भी ले लेता हूँ। तो ऐसे बंद कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ H2, यहाँ पर लिख देता हूँ के साथ में इसको दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ से पैराग्राफ को अपने को, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और H2 को भी स्टाइल कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कलर रेड, फॉन्ट साइज 3 पिक्सल। देख लेते हैं किस तरह दिख रहा है ये। और ये कुछ इस तरह दिख रहा है मैं यहाँ पर, सही। और मुझे थोड़ा ऊपर वाला कंटेंट जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर दो मैंने पैराग्राफ ले लिए, एक बीच में हेडिंग ले ली और उसके बाद एक और पैराग्राफ ले लिया मैंने यहाँ पर। तो ये आपको कुछ अभी इतना स्क्रॉल बार दिख रहा है, यहाँ पर इतना स्क्रॉल हो रहा है ये। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ कि स्क्रॉल बिहेवियर। सबसे पहले ऑटो लगाते हैं। ऑटो पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं, पर सबसे पहले मुझे क्लिक बनाना पड़ेगा उसको। टू जो है हमें वो आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ, आईडी PARA पैरा। मैंने पैरा आईडी दे दी। और मैं एंकर में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हैश लगाऊंगा कि आईडी है हैश और PARA पैरा मैंने लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं क्लिक पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये पैराग्राफ पे आ जाएगा। इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं। अभी मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ पे आ गया। तो आपको एकदम से ये स्ट्रेट जंप किया इसने और पता भी नहीं चला कि स्क्रॉल हुआ। देखिए मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, 1 2 और 3, ये देखिए सीधा एकदम से पैराग्राफ पे आ गया ये। अब मैं दोबारा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ऑटो लगा हुआ है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ स्मूथ। दो ही वैल्यूज़ होती हैं, ऑटो और स्मूथ। ऑटो बिल्कुल जैसे वर्क कर रहा था वो सेम है। और अब मैं स्मूथ पे जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ 1 2 और 3। यहाँ पर देखें स्क्रॉल होके आया एक काफ़ी अच्छी एनिमेशन के साथ में। यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्क्रॉल होके आया। तो ये काफ़ी अच्छी एनिमेशन है, एक स्मूथली स्क्रॉलिंग के साथ जाता है। ये देखें काफ़ी अच्छा स्क्रॉल होके आया ये। मैं दोबारा जाता हूँ एक बार, ये देखें काफ़ी अच्छा स्क्रॉल होके आया ये। तो आप ये एनिमेशन लगा सकते हैं स्क्रॉल बिहेवियर की मदद से। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग वापस। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है यहाँ पर, अगली प्रॉपर्टी है प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, काफ़ी जगह यूज़ पड़ जाता है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट मीडिया में कैसे यूज़। तो यहाँ पर अभी कुछ हमें यहाँ पर इस तरह का हमें पास दिख रहा है, क्लिक बटन दिख रहा है, यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, पैराग्राफ दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, हेडिंग है H2 की, तो पैराग्राफ लिखा हुआ है और नीचे एक और पैराग्राफ आ गया हमारे पास। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि प्रिंट मीडिया लगाते हैं हम लोग और अपने पेज को कुछ स्टाइल कर लेते हैं। @मीडिया, ये मीडिया और PRI प्रिंट कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लोग स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल में मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे एंकर को लेके आना है, एंकर को मुझे हटा देना है। एंकर में हटा देता हूँ, डिस्प्ले नन। और जो हमारा H2 है वो मैं लिख देता हूँ H2। तो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और कलर ब्लू,
अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ पर तो डिस्प्ले नन किया था, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कब दिखेगा आपको स्टाइल, जब आप प्रिंट दबाएंगे, यानी कि मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ, ये कंट्रोल प्लस पी, तो यहाँ पर आप देखें लोडिंग प्रीव्यू ले रहा है, और यहाँ पर देखें हमारा सबसे पहले ऊपर जो क्लिक आ रहा था वो हट गया, और हेडर हटाता हूँ यहाँ से, सही हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो क्लिक था वो हट गया बटन, और मैं अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपको H2 दिखेगा आपका, ये देखें ये आपका H2 दिख रहा है, और H2 हमारा कौन से कलर में था, रेड कलर में था, और वो लेफ्ट लाइन था। यहाँ पर आपको H2 ब्लू कलर में दिख रहा है, और ये सेंटर लाइन हुआ है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि प्रिंट मीडिया किस तरह वर्क कर रहा होता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, ना ही आपको यहाँ पर मिन विथ और मैक्स विथ देनी पड़ती है। आपको डायरेक्ट @print मीडिया लिखना होता है, उसके बाद प्रिंट लिख के कर्ली ब्रैकेट्स में आपको जो भी स्टाइल करना है वो आप सीधे सीधे लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपका स्टाइल हो जाता है, और जैसे आप प्रिंट दबाएंगे तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये, और मैं इसको यहाँ से अभी सिल्वर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी काम की प्रॉपर्टी है, और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ तक मैंने इसको कमेंट आउट कर, कभी कमेंट आउट कर देते हैं हम लोग यहाँ से कमेंट। अपना ब्राउज़र देखते हैं, तो ब्राउज़र हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ सुथरा ब्राउज़र हो गया, और यहाँ से जो पैराग्राफ हैश लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि बिल्कुल पेज पे आ जाएगी। तो क्लास 16.html और स्किलेज, ब्राउज़र हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इंपॉर्टेंट आपको दिखाना है कि इंपॉर्टेंट वर्क किस तरह करता है। तो यहाँ पर मैं एक पी लूँगा, और मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ कि ID दे देता हूँ PARA पैरा, ठीक है। मैं क्लास भी दे देता हूँ PARAGRAPH पैराग्राफ, PARAGRAPH पैराग्राफ। इसी की मैं कॉपीज़ बना लेता हूँ। कॉपी बना ली मैंने। ID मुझे हटानी है यहाँ से, क्योंकि ID दो जगह एक सेम नहीं हो सकती। ID मैंने यहाँ से हटा दी, क्लास मैंने तीनों को लग रहने दी। यहाँ पर मैं पैराग्राफ, बल्कि मैं यहाँ से RM, और यहाँ पर भी RM। यहाँ पर मैंने तीनों के अंदर पैराग्राफ डाल दिए हैं, और मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा कोड अच्छा दिखे। तो यहाँ पर मैंने कोड को जो है वो फॉर्मेट कर लिया है। अब मैं अपने ब्राउज़र के अंदर चलता हूँ, और ब्राउज़र के अंदर देखते हैं ये तीनों पैराग्राफ हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तीनों पैराग्राफ हमें दिख रहे हैं सही से। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनको स्टाइल करता हूँ। मैंने यहाँ पर हैश पैरा लिया, मैंने इसको दे दिया कलर रेड। तो हैश पैरा कौन सा है, हैश पैरा ये, इसको कलर रेड दिया तो ये कलर रेड होना चाहिए। और अब मैं देता हूँ डॉट पैराग्राफ, इसको मैं कलर देता हूँ कलर ऑरेंज, और मैं सिर्फ पी को सिलेक्ट करता हूँ अब, और मैं इसको देता हूँ कलर ब्लू। तो मैंने क्या किया, सेम हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ है, तीनों को मैंने पैराग्राफ ही लिया यहाँ पर। एक को मैंने यहाँ पर ID दे दी, और बाकी तीनों को मैंने क्लास दे दी। क्लास से ही मैंने इनको स्टाइल कर दिया, ID से भी स्टाइल कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एलिमेंट सेलेक्टर से भी स्टाइल कर दिया। तो अब मेरे ख्याल से मुझे देखना चाहिए ब्राउज़र में। तो यहाँ पर देखिए आप, पहले यहाँ पर हमारे पास, मैं यूज़र सेलेक्ट हटाता हूँ, यूज़र सेलेक्ट नन मैंने कहाँ किया, ये रहा, कमेंट कर दिया मैंने इसको। और ये देखें, ये जो आपके पास है अभी पहली लाइन जो है आपके पास आ रही है, ये आपको रेड कलर में दिख रही है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ID दी है, और ID दे के मैंने इसको कलर रेड दिया, तो इसका मतलब इसके बाद क्लास वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि क्लास भी मैंने फर्स्ट वाले को मैंने क्लास भी दी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ID के साथ यहाँ पर क्लास भी है, तो क्लास नहीं लगी क्योंकि ID की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ID कलर रेड लग गया, मैं आपको दिखाता हूँ कलर रेड है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास P क्या था, दूसरे P में यहाँ पर सिर्फ पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर पैराग्राफ को मैंने कलर ऑरेंज दिया है,
और डायरेक्ट पी है तो ये पैराग्राफ भी है, पी टैग भी है, तो यहाँ पर दोनों इसको लग सकते हैं। लेकिन जो क्योंकि क्लास की वैल्यू ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो क्लास का कलर लिया इसने और इसको भी यहाँ पर ऑरेंज कलर लग गया। इसी तरह तीसरा वाला पैराग्राफ भी हमारा सेम है, उसको भी यहाँ पर मैंने कोई आईडी नहीं दी, क्लास दी हुई है और पैराग्राफ टैग है हमारा। इसी तरह इसने भी यहाँ पर कलर हमारा ब्लू नहीं लिया बल्कि येलो लिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर को मैं चाहता हूँ कि तीसरा वाला जो हमारा ये है इसको मैं कलर जो है वो ब्लू दे दूँ। इससे क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लिखूंगा और इम्पॉर्टेंट लिखूंगा। जैसे मैं यहाँ पर मैंने सेव किया तो यहाँ पर देखें कलर तीनों को ब्लू लग गया ना। इसने आईडी को जो है वो देखा कि आईडी की पावर ज़्यादा है या क्लास की पावर ज़्यादा है, बल्कि इसने मैंने अब जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा तो मतलब ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसने क्या किया, किसी की वैल्यू को नहीं देखा बल्कि इसने सबको कलर ब्लू लगा दिया। तो इस तरह जो है वो जो हमारा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रूल वर्क कर रहा होता है, किसी वैल्यू को नहीं देखता। मैं इसी तरह अगर मैं फॉन्ट साइज़ लगाऊँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और यहाँ पर मैं अगर फॉन्ट साइज लिखूँ फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, यहाँ पर देखें आपको सबको अभी 20 पिक्सल लगा हुआ है फॉन्ट साइज। देखिए सबको 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज लगा हुआ है। अगर मैं जैसे इसको यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिखूँगा, सबको फॉन्ट साइज देखें बड़ा हो गया, 30 पिक्सल का हो गया फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इस तरह वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी होगी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी यहाँ पर। सबसे पहले पर हमने ऑब्जेक्ट फिट, ये क्या करता है कि जो हमारा इमेज टेक्स्ट से हम लोग इमेज लगाते हैं उसको रिस्पॉन्सिव करने में मदद देता है, गुड लुकिंग बनाता है उसको। यहाँ पर 3 वैल्यूज होती हैं, फिल, कंटेन और कवर। तो ज़्यादातर जो है वो कंटेन और कवर यूज़ हो रहा होता है। और इसके बाद हमारे पास आ गई यहाँ पर यूज़र सेलेक्ट। यूज़र सेलेक्ट क्या करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि वो कंटेंट को सिलेक्ट कर सके या नहीं। यहाँ पर ऑटो है, नन है, टेक्स्ट है और ऑल है। ऑल पे क्या होगा कि वो 1 क्लिक में सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा, टेक्स्ट पे क्या होगा वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकेगा, और नन पे क्या होगा कि वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद आ गया स्क्रॉल बिहेवियर। स्क्रॉल बिहेवियर क्या करता है कि जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक्स लगा रहे होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे ही नेविगेट करके ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि स्मूथ स्क्रॉलिंग के साथ स्क्रॉल करा सकते हैं। जैसे वो यूज़र जो है विजिटर वो लिंक के ऊपर क्लिक करे तो एक स्मूथ एनिमेशन के साथ नीचे आए या स्मूथ एनिमेशन के साथ ऊपर जाए। तो यहाँ पर स्क्रॉल बिहेवियर मदद करता है हमें स्मूथली एनिमेशन बनाने में। इसके बाद हमारे पास आ गया प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या करता है कि जब भी यूज़र प्रिंट करे हमारी वेबसाइट को, तो वेबसाइट किस तरह दिखनी चाहिए वो स्टाइल हम लोग यहाँ पर प्रिंट मीडिया के अंदर लिख रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट क्या करता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट बनाना चाहें, यहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेशन इम्पॉर्टेंट लिख के उस प्रॉपर्टी को इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।